हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आई एम वेदिका एंड आज हम देखने वाले हैं 30 एंड 31 अगस्त 30th एंड 31st ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स को। इस लेक्चर के साथ ही हमारा अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला कहता है डैम्स इन न्यूज़। कुछ बांध न्यूज़ में थे, उनके नाम को देखेंगे, किस नदी पर है, किस राज्य में है। कुछ स्पीशीज़ न्यूज़ में है। आर्टिकल 19(1)A न्यूज़ में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आदिवानी ऐप है, इसको देखेंगे, नया ये अभी लॉन्च किया गया है। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम की न्यूज़ में है। तो हमने देखा था उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड्स आया था, इसके कारण काफ़ी हमने ग्लेशियर्स को डिस्कस किया था। ग्लेशियर्स के कारण फ्लड्स कैसे आता है, ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं, देखा था हमने। तो ये सिस्टम न्यूज़ में है। प्लास्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो प्लास्टिक्स जो होता है, प्लास्टिक, उसको यूज़ करने से जो AMR है, इसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। वो कैसे होता है, इंसान में हो, जानवर में हो, किसी में हो, और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 254 क्लॉज 2। ये जो आर्टिकल है, ये बेसिकली लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार जो है उनके बीच के जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, जो नियम कानून बनाने के जो रिलेशंस है, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इसको समझेंगे। फिर लास्ट कहता है दारूमा डॉल्स। देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए, दो टॉपिक्स ना मिस हो गए थे इसमें डालना। वो काफ़ी शॉर्ट टॉपिक्स है, मतलब जस्ट 1 लाइन का न्यूज़ है, उसको ऐसे ही देख लेते हैं हम। पहला कहता है NH44 NH44, ये क्या करता है, तो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है उसको जोड़ता है ये कन्याकुमारी से। इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि भारत का अगर नॉर्थ साउथ में देखा जाए, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में देखा जाए, सबसे लंबा ये हाईवे हो जाएगा। किसको जोड़ता है, श्रीनगर को रेस्ट ऑफ द इंडिया से, या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक है। एक देखिए न्यूज़ और था, न्यूज़ नहीं मतलब एक सर्टेन आर्टिकल में कुछ एक चीज़ दी गई थी कि भारत में ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि महिला जज एक भी नहीं है। भारत में कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे कि एक भी महिला जज नहीं है। देखिए यहाँ पे नाम देख लेते हैं उन स्टेट्स का हम। मेघालय है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि क्या है, हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन महिला जज एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। यहाँ देखिए कि हमारे कुणाल सर के गाइडेंस में UPSC के लिए, PSIR के लिए एंड 72nd BPSC के लिए मेंटरशिप सेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। आप इसके डिटेल्स को स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कहता है आइस एज एरा, हिम युग जब था धरती पर, उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम का एक ड्रैगन फ्लाई जीव है। यहाँ देखिए इसकी तस्वीर दी गई, फोटो दिया गया है। उसका एक स्पीशीज़ है क्रोकोथेमिस एरिथ्रे। इसको हमने क्या किया है, खोजा है, फिर से खोजा है। कहाँ पे, फिर से उसको पाया गया है सदर्न वेस्टर्न घाट्स में। ये कहाँ है, बेसिकली तमिलनाडु एंड केरला के जो वेस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं उनको हम बेसिकली सदर्न वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो वहाँ के जो पहाड़ है ना, वहाँ पे उसकी ऊंचाई पे जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पाया गया है फिर से क्या, क्रोकोथेमिस एराइथ्रे। क्या है ये, आइस एज एरा का, हिम युग वाले समय का एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है। देखिए एक यहाँ पे टर्म दिया गया है ओडोनेटोलॉजी। ये क्या है, स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, डैमसेल फ्लाइज टुगेदर दे आर कॉल्ड ओडोनेट्स। कहता है कि ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज जो होते हैं, ये नाम है स्पीशीज़ के, इनकी स्टडी को, इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, साइंटिफिकली पढ़ते हैं, उसको हम बोलेंगे ओडोनेटोलॉजी। और ये जो फ्लाइज है ना, इनको हम साइंटिफिक टर्म्स में क्या कहते हैं, ओडोनेट्स। अगर हम ओडेंटोलॉजी आप गलत से लिख दोगे ना, ओडेंटोलॉजी, वो दांत, टीथ से संबंधित हो जाएगा। तो ओडोनेटोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज, ठीक है। अब देखिए सेकंड कहता है, एक न्यूज़ में आया था ये ऑरंगुटन्स के बारे में, कुछ सर्टेन छोटा सा एक आर्टिकल था। इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स टू ह्यूमन कहता है। इसका मतलब यह क्या है, हमारे जो पूर्वज थे जिनसे हम धीरे धीरे इवॉल्व करके इंसान बने, ह्यूमन बने, और जो ऑरंगुटन्स हैं इनके पूर्वज भी एक ही थे। ऑरंगुटन्स के एंड ह्यूमन्स के पूर्वज एक थे, इसका मतलब ये हो गया। सेकंड कहता है, यहाँ देखिए, सेम मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो हमारे शरीर में जो चीज़ें होती हैं, हम जैसे खाना खाते हैं, जैसे पचता है, जैसे हम सांस लेते हैं, तो बाकी जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब सेम है। जो इंसानों में जिस तरह से शरीर काम करता है, सेम तरीके से शरीर काम करता है किनका, ऑरंगुटन्स का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, यहाँ देखिए, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
नेटिव टू इंडोनेशिया मलेशिया। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ देखिएगा, बोर्नियो एंड सुमात्रा। बोर्नियो सुमात्रा आइलैंड्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ओरंगूटन्स बोर्नियो एंड सुमात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो देश कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया मलेशिया। जगह पर्टिकुलरली कौन सा है, बोर्नियो एंड सुमात्रा आइलैंड्स पे। देश का नाम पूछेगा, इंडोनेशिया मलेशिया। ठीक है, ये किसकी प्रजाति है, ग्रेट एप्स की प्रजाति है। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो बोर्नियो आइलैंड्स है ना, आपको थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में, क्योंकि आप जानते हैं उस पर एक देश का तो अधिकार है नहीं। आपको देखना है किस पार्ट पे, सपोज करिए बोर्नियो आइलैंड्स है ये, किस पार्ट पे कौन से कंट्री का इस पर अधिकार है। तो हमने क्या देखा रिगार्डिंग क्रोकोथेमिस एरिथ्रे और ओरंगुटन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट कहता है दारुमा डॉल। क्या कहता है, दारुमा डॉल, ये है क्या। तो हमारे जो पीएम मोदी हैं, जब वो जापान के दौरे पर गए थे, यहाँ देखिएगा उनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है। ये जो फोटो है ना, ये जो गिफ्ट मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं दारुमा डॉल। तो मोदी जी को दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जापान से भी संबंधित है ये और भारत से भी संबंधित है। इसको समझते हैं हम, यहाँ देखिएगा। तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले हम। तो बेसिकली है क्या, ट्रेडिशनल जापानीज विश डॉल, मतलब एक गुड लक का प्रतीक है ना। टिपिकली मेड ऑफ पेपियर माशे। पेपियर माशे क्या है, यहाँ देखिएगा एक फॉर्म है, मतलब कलाकृति का एक तरीका है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक फॉर्म है। इसमें पेपर को कहता है श्रेडेड, मतलब पेपर को हम शॉर्ट कुछ स्मॉल पीसेज में तोड़ लेते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर लेते हैं, फिर वाटर में इसको इमर्स करते हैं, गीला करते हैं। गीला करने के बाद क्या करेंगे, उस पेस्ट को हम सर्टेन ग्लू, कुछ गोंद एडिसिव से मिक्स करते हैं और ऐसा एक पेस्ट तैयार करते हैं जिसको मोल्ड करके हम किसी भी रूप में आकार दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा एक देखिए नाम दिया गया कंजी, दिख रहा है कंजी, क्या है ये। तो जो डॉल जो है ना, ये डॉल, इस पर लक शब्द जो है, लक शब्द को कंजी लोगोग्राफिक में लिखा रहता है। व्हाट इज़ लोगोग्राफी, लोगो मतलब हम जानते हैं, सपोज करिए हमारी कंपनी कोई है, उसका कुछ नाम होगा, नाम तो होता है बट एक आइकन होता है, एक लोगो होता है, जिससे कि लोग हमको पहचानते हैं। बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा बट वो आइकन देख के समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है। तो लोगोग्राफिक जो होता है, इसका मतलब है कि लक को, लक नहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा सिंबल बनाया हुआ है जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोग समझ जाते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखिए हम देखेंगे इसका इंडिया कनेक्शन, यहाँ देखिएगा। तो दारुमा जो है बेसिकली, यहाँ देखिए जो दारुमा शब्द है ना, वो संस्कृत के धर्म से लिया गया है। दारुमा शब्द क्या है, इसका मतलब होता है धर्म, जो हमारे संस्कृत भाषा में धर्म कहते हैं, उसका मतलब दारुमा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो कहते हैं एक नाम देखिए दिया गया, बोधि धर्मा। बोधि धर्मा कौन थे, 5th सेंचुरी के एक कौन थे, मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। 5th सेंचुरी के बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कहाँ रहते थे, यहाँ देखिए कंचीपुरम तमिलनाडु में रहने वाले थे। इनका क्या रोल है, तो इन्होंने कहता है कि 9 वर्ष तक तपस्या करी थी। और जापान, चाइना में जो हम जानते हैं जैन बुद्धिज़्म, जो एक कॉन्सेप्ट है जैन बुद्धिज़्म, ये बेसिकली महायान बुद्धिज़्म का एक टाइप है। तो इस जैन बुद्धिज़्म की जो कॉन्सेप्ट है, इसको लाने वाले कौन थे, बोधि धर्मा। कौन थे, बोधि धर्मा। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, कांचीपुरम तमिलनाडु। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जैन बुद्धिज़्म जो है देखिए दिया गया यहाँ पे ZEN जैन, जैन बुद्धिज़्म। ये बेसिकली चाइना वाले पार्ट में है, जापान वाले पार्ट में है, जो कि महायान सेक्ट का ही एक टाइप है। ठीक है, इसको उन्होंने लाया था। ठीक है, इनको हम जो बोधि धर्मा है, इनको जापान में क्या कहते हैं, दारुमा दाइशी। दारुमा दाइशी, ओके, नाम क्या है इनका एक्चुअली, बोधि धर्मा। इनको जापान में कहते हैं हम दारुमा दाइशी। एक तो दारुमा यहाँ आ गया, और इसका मतलब हमने देखा क्या होता है, इसका मतलब देखा हमने क्या होता है, तो धर्म होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, छोटा सा एक फैक्ट है, देखिएगा एक टेम्पल का देखिए नाम दिया गया है, शोरिनज़ैन दारुमा जी टेम्पल। जापान की बात हो रही है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस डॉल के बारे में, ये भारत से इसका संबंध क्यों है। तो हमने देखा एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, बोधि धर्मन, जिसको हम जापान में कहते हैं दारुमा दाइशी। तो उन्होंने तपस्या करी थी। और जैन बुद्धिज़्म जो टाइप एक है महायान बुद्धिज़्म का, जिसको कि जापान में, चाइना में फॉलो करते हैं, उसके प्रोपाउंडर, उसके मतलब कह सकते हैं आप, जिसको उन्होंने लाया था, मतलब उसके जनक कह लीजिए, जैन बुद्धिज़्म के कौन थे, यही थे बोधि धर्मन या फिर दारुमा दाइशी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखिए एक बात है, आप देखोगे वीडियो को ना, तो देखोगे पीछे से कुछ नॉइज़ आ रहा है, कुछ हार्श आवाज़ आ रही है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर करो। हमारे घर के बगल में कुछ काम चल रहा है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दो पढ़ाई पे, उस पर फोकस करो। चलिए, इसमें कहता है गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम। ठीक है, इसको देखेंगे हम। बेसिकली क्या है ये, जो अपर गंगा बेसिन है
हम जानते हैं गंगा जो नदी है वो गंगा के रूप में नहीं निकलती है, वो डिफरेंट धाराएं हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, वो मिल करके गंगा को बनाती हैं। तो उस अपर जो ऊपरी हिस्से की बात हो रही है वहाँ पे क्या आता है, गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम, मतलब कई ऐसे ग्लेशियर्स हैं, हिमखंड है, जिससे कि धाराएं निकलती हैं, स्ट्रीम्स निकलती हैं, जो कि गंगा के रूप में बनती है। ठीक है, तो कहता है पार्ट ऑफ सेंट्रल हिमालयाज एंड हिंदू कुश हिमालयाज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको लग रहा होगा सिंपली लिखा हुआ है, नहीं, हम जानते हैं कि सेंट्रल हिमालयाज हम सब जानते हैं, हिंदू कुश हिमालयाज क्या है इसको समझेंगे हम, क्योंकि हिंदू कुश माउंटेन रेंज अलग है, बट हिंदू कुश हिमालयाज की जब बात करते हैं एग्जाम में दे देगा, आप गलत कर दोगे। अभी ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है बिकॉज ऑफ उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसके लिए। तो देखिए कहता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है ना, वो सेंट्रल हिमालयाज का पार्ट भी है, हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट भी है। ठीक है, अब देखो आपको लगता है कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज क्या है, जो कि वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान वाले पार्ट में है, बट हम यहाँ बात करें हिंदू कुश हिमालयाज की। ये क्या है, ब्रॉडर टर्म है, ये एक बड़ा एरिया को कवर करता है, जिसमें कि हिंदू कुश माउंटेन भी आता है, हिमालयाज भी आते हैं, कुछ अदर रेंजेस भी आते हैं। अगर ऑप्शन में देता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है वो सेंट्रल हिमालयाज का पार्ट है, तो है। हिंदू कुश माउंटेन का पार्ट है, नहीं, हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट है, तो हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं ग्लेशियर्स के, मेरू, रक्तवर्णन, चतुरंगी, गंगोत्री। मेरू, रक्तवर्णन, चतुरंगिनी, गंगोत्री सब कहाँ हैं, सभी गढ़वाल पार्ट में लोकेटेड है उत्तराखंड के। ठीक है, सभी कहाँ हैं, गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, आपको देखिए करना क्या है यहाँ पे, गढ़वाल देखिए काफ़ी न्यूज़ में है, आप देखोगे जब इसको डीपली पढ़ोगे देखोगे आप, उत्तरकाशी कहाँ है, गढ़वाल में ही स्थित है। आपका काम क्या है कि आपको देखना है गढ़वाल और कुमाऊं, है ना, कि कहाँ है, उत्तराखंड के पार्ट हैं। आपको देखना है कि इसका डिवीज़न क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कौन से जो ज़िले हैं गढ़वाल के पार्ट है, कौन से ज़िले कुमाऊं के पार्ट है, आपको देखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रीलिम्स से पूछ सकता है। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि जो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है ना, ये बेसिकली किन नदियों का सोर्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। छोटा सा देखिए स्टेटमेंट है बट कंफ्यूजन कर सकता है। जो गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम है ना, किसको पानी प्रोवाइड करता है, तो इंडस को देता है, इंडस सिस्टम को, मतलब इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं भी करता हो तो किसी नदी के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकता है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। हमने क्या देखा, गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम क्या है, गंगा जब गंगा बनती है उसमें कई सारी नदियों का, कई सारी स्ट्रीम्स का एक योगदान होता है, वो सभी कहाँ से निकलती हैं, इसी से, गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम्स। इसमें काफ़ी सारे हिमखंड होते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखे हमने, मेरू, रक्तवर्णन, चतुरंगी, गंगोत्री। कहाँ है ये सब, गढ़वाल के पार्ट है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हमने देखा कि सेंट्रल का पार्ट भी है, हिंदू कुश हिमालयाज का पार्ट भी है, हिंदू कुश माउंटेन नहीं, हिमालयाज। अब देखो सेंट्रल हिमालयाज क्या है, तो जो हमने देखा था एनसीईआरटी में, बिटवीन काली रिवर एंड तीस्ता रिवर, तो काली एंड तीस्ता के बीच जो बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं सेंट्रल हिमालय। इसमें जैसे कि जितने मेजर जो हमारे पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, ये सब उसमें आते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए, नेपाल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय। जो हमारे सेंट्रल हिमालय है उसमें हम उसमें क्या क्या आता है, नेपाल हिमालय का पार्ट आ जाएगा, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय। ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों कहाँ हैं, उत्तराखंड के पार्ट हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि आदिवानी एप्लीकेशन, ये क्या है, बेसिकली मोबाइल ऐप है, जिसमें कि क्या होगा, जो भी हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं ना, भीली है, मुंडारी है, गोंडी, संथाली, कुई, गारो, ये कुछ भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, इसको बदलेगा ये अंग्रेज़ी हिंदी में और इंग्लिश हिंदी से बदलेगा इन लैंग्वेजेस में। अब देखो यहाँ पे कुछ हम देखेंगे फैक्ट्स को। तो मुंडारी क्या है, लैंग्वेज है, मुंडास के द्वारा बोली जाती है। कुई क्या है, कुई भाषा है, कुई भाषा है जो कंधा या कोंद ट्राइब कहाँ रहता है, उड़ीसा में, उसके द्वारा बोली जाती है। तो कुई बेसिकली आपको लगेगा ट्राइब है, नहीं, कुई लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है कोंद या कंधा ट्राइब ऑफ उड़ीसा। अब देखो यहाँ पे भील जो है ना, भील्स जो ट्राइब है इस भाषा को बोलते हैं, उसको भीली बोलते हैं, भिलोरी बोलते हैं। ये ऐसी भाषा है जो कि कहता है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, मतलब ट्राइबल्स की बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, भिलोरी या फिर भीली। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आती है संताली या संथाली। तो फर्स्ट कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं ट्राइबल्स, भिलोरी या भीली, सेकंड पे आती है संताली। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ डैम्स देखेंगे हम, न्यूज़ में थे रिगार्डिंग केरला। ठीक है, पहला कहता है इडुक्की डैम, ये कई बार देखिए पूछा गया प्रीलिम्स में, ध्यान दीजिएगा। इडुक्की डैम किस नदी पे है, पेरियार रिवर। क्या है ये, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, जो
पेरियार नदी है वो क्या है, सबसे लंबी कहाँ की नदी है, केरला की। कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, ठीक है। ये किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मलमफूजा डैम। मलमफूजा डैम कहाँ है, मलमफूजा नदी पर है। मलमफूजा नदी क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, भरतापूजा। जो मलमफूजा नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है, भरतापूजा नदी की ट्रिब्यूटरी है। भरतापूजा भी सीधे सीधे कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। ये भी किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट से पूछ देगा प्रीलिम्स में, ठीक है। यहाँ देखो फिर है बानसुरा सागर डैम या बानसुर सागर डैम। ये कहाँ पे है, करामानथोडु रिवर। करामानथोडु रिवर, ये सभी केरला की बात हो रही है, करामानथोडु रिवर, ठीक है। तो बंसुरा सागर डैम जो है लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया, मतलब बेसिकली अर्थन डैम क्या होता है, मिट्टी से पत्थर से इसको बनाया जाता है। सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है भारत का, बानसुर सागर डैम, ठीक है। कहाँ पे है, केरला में है। किस नदी पर है, करामानथोडु रिवर। ये क्या है, तो करामानथोडु रिवर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ काबिनी है। करामानथोडु किसकी ट्रिब्यूटरी है, काबिनी की। काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की, ठीक है। लास्ट कहता है मट्टुपेट्टी डैम। मट्टुपेट्टी डैम किस नदी पर है, मुथीरापुझा रिवर। ये पेरियार की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ देखिए नाम दिए गए हैं, कुछ नदियों के नाम है, आप देखोगे कौन सी नदी कहाँ गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, कौन सी रिवर किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो एक देखिए शॉर्ट फैक्ट है, यहाँ देखिएगा कि वेम्बनाड लेक काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, बहुत न्यूज़ में रह रहा है। तो केरला की जब बात आती है तो हम देखेंगे वेम्बनाड लेक क्या है, ये फेड बाई किस किस नदी से पानी यहाँ पर आता है, तो पेरियार है, मुवात्तुपुझा है, मीनाचील, मन्नीमल्ला, पंबा, अचनकोविल। ये कुछ नाम है रिवर्स के। ये इसका पानी कहाँ गिरता है, इस लेक में आता है, ठीक है। और ये लेक क्या है, लार्जेस्ट इन केरला। जो वेम्बनाड लेक है लार्जेस्ट इन केरला है, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज़ में था रंजीत सागर डैम, ठीक है। कश्मीर में जानते हैं हम कुछ अभी दिक्कत हुई थी, कुछ त्रासदी आई थी। तो देखिए क्या कहता है, इसको थियन डैम भी कहते हैं। रंजीत सागर डैम को क्या कहते हैं हम, थियन डैम। देखिए एक मैप दिया गया है यहाँ पे, आपको करना क्या है, आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। रंजीत सागर लेक, रंजीत सागर डैम, माधोपुर बैरेज, ये नॉर्थ से साउथ में ध्यान रखना है कैसे कैसे है, ठीक है। सभी किस पे हैं, रावी रिवर पे हैं, एकदम ध्यान रखना है। रंजीत सागर डैम, ये लेक, ये माधोपुर बराज कहाँ है, रावी नदी पर है। इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ठीक है। फिर ये देखिए इसको क्या कहता है कि आपको करना क्या है, रावी एंड ब्यास। आप देखोगे ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना। रावी एंड ब्यास को यहाँ पे देख कहता है कि ये जो रंजीत सागर लेक है ना, कैसे बनता है, रंजीत सागर डैम से बनता है। इसलिए रंजीत सागर जो लेक है इसको हम थियन लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थियन लेक। जब थियन की बात आएगी, थियन डैम कहाँ है, तो बॉर्डर ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पंजाब। बेसिकली पंजाब इसको ये करता है, देखता है, बट कहाँ है, बॉर्डर ऑफ कश्मीर एंड पंजाब, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट कहता है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। इसमें हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है पॉलिटी में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपनी बातों को बोलने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की छूट देता है, फ्रीडम देता है। बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ इस पर रोकथाम है, जो कि आर्टिकल 19(2) में दिए गए हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली जानते हैं। अब यहाँ आते हैं न्यूज़ में क्यों है, देखिएगा। तो 25 अगस्त का देखिए, 25 अगस्त की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला केंद्र को कि आप एक काम करो, कुछ नियम कानून लेकर के आओ जिससे कि सोशल मीडिया जो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। ऐसा क्यों बोला, अब यहाँ देखिएगा। एक कंप्लेंट आई थी कोर्ट के पास कि कुछ जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो कॉमेडी करते हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसे बात बोले हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि अब्यूसिव हैं, जो कि ऑफेंडिंग है, मतलब बुरा लगा। किसको बुरा लगा, ऐसे लोगों को जो कि सफरिंग फ्रॉम SMA, ऐसे लोग जिनको कि ये बीमारी है, क्या नाम है इसका, SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो ऐसे लोग जिनको कि ये दिक्कत है, इनके बारे में कुछ ऐसे अपशब्द कहे गए हैं जो कि ऑफेंसिव है। तो कोर्ट ने उसके लिए क्या बोला केंद्र को, आप कुछ ऐसे रूल्स लेकर के आओ जिससे कि ये चीज़ तय हो सके कि हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें नाम क्या था, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। क्या है ये, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब माता पिता से बच्चों को आ सकती है ये। इसमें क्या होता है, एक देखिए टर्म दिया गया है डीबिलिटेटिंग, मतलब धीरे धीरे क्या करता है, हमारे मसल्स को, हमारे बॉडी को ये कमज़ोर कर देता है, ठीक है। अब देखो हाँ यहाँ देखिएगा, इसको स्टार मार्क करिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू फ्री स्पीच डज नॉट एनकम्पास स्पीच मेड प्योरली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा कॉन्सेप्ट को। आप कहता है
कि राइट टू फ्री स्पीच कहाँ दिया गया है 19(1)(a) में, ठीक है। कहता है डज नॉट एनकम्पास, उसमें नहीं आता है, क्या नहीं आता है, तो स्पीच मेड प्योरली फॉर कमर्शियल पर्पस। अगर हम पैसा उपार्जन करने के एम से कोई स्पीच दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो आर्टिकल 19(1)(a) में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर कोई चीज़ 19(1)(a) का पार्ट है, इसका मतलब पहला क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट है। सेकंड इसका देखिए मतलब क्या हो जाएगा कि 19(1)(a) को हम जानते हैं किस आधार पे उसको हम कम कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो उन आधार पे जो कि दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 में, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वैसे स्पीच, वैसी बोली, वैसा भाषण जो कि कमर्शियल पर्पस से किया गया है, पैसा कमाने की उद्देश्य से किया गया है, वो आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि उसको हम 19(2) में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके अलावा भी किसी अन्य ग्राउंड पे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा कहता है कि इफ़ समथिंग इज़ प्रोटेक्टेड अंडर 19(1)(a), किसी भाषा को हम, किसी बात को हम अगर सुरक्षा दे रहे हैं 19(1)(a) के तहत, इसका पहला मतलब फंडामेंटल राइट है। सेकंड मतलब क्या है, इट कैन ओनली बी रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन ग्राउंड्स मेंशन अंडर 19 क्लॉज 2। बट कोर्ट ने कहा यहाँ पे जो कमर्शियल पर्पस के लिए हम भाषण देते हैं, बोलते हैं, वो 19(1)(a) का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको सुरक्षा नहीं मिली है उसके अंदर। इसलिए जो ग्राउंड्स 19(2) में दिए गए हैं उसके अलावा भी अदर ग्राउंड्स पे भी, अदर आधार पे इसको हम बैन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट केस हम कुछ देख लेते हैं ऐसे ही, ये हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, मेंस के लिए। फर्स्ट कहता है श्रेया सिंघल केस। ये बेसिकली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो हमारा IT एक्ट है उसके सेक्शन 66A को उसने हटा दिया था। बोला था कुछ देखिए शब्द हैं, एनोयंस, इंसल्ट, मतलब किसी को आपने कुछ बोल दिया बुरा, पर्सनल बात हो रही है, पैसा की बात नहीं हो रही है, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं, आपने ऐसे ही गुस्से में किसी को बोल दिया, ठीक है, कुछ हेट वाली बात कर दी, तो कैन नॉट जस्टिफाई क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच, ठीक है। तो कहता है कि इसका देखिए बेसिकली मतलब क्या है, कोर्ट ने कहा था, वही बात कही थी कि अगर कोई चीज़, अगर जैसे कि भाषा क्या है यहाँ पे, स्पीच, जैसे कि हम अगर नेट पे कुछ लिखते हैं, यूट्यूब का ज़माना है, वो क्या है, वो भी एक तरीका है अपनी बात को रखने का, तो वो सब चीज़ें भी किसके अंतर्गत आती है, 19(1)(a) के तहत आएंगी। और कोई भी चीज़ जो कि 19(1)(a) के तहत आती है उसको कहता है कि हम 19(2) के अलावा किसी और आधार पर उसको हम बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए करना क्या, यहाँ देखो एक दिया गया रोमेश थापर केस, ठीक है, आपको पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। आई थिंक आपको पता होगा जो लोग ने पॉलिटी पढ़ रखी है। तो अगर आपने आर्टिकल 19 पढ़ा है, इस केस के बारे में नहीं जानते हो तो सब बेकार है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपको दिक्कत होती है आप पूछो, नहीं कुछ मिल पाता है तो आई विल टेल यू, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो कुछ केसेस दिए गए हैं, अब देख लेना इसको रिगार्डिंग कमर्शियल स्पीच, है ना। तो इसमें कहता है धीरे धीरे कैसे कैसे देखिए कॉन्सेप्ट बनाए। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक हमदर्द वाले केस में, हमदर्द दवाखाना केस है, इसमें वही कहा था, सेम बात कही थी, अगर हम कुछ ऐड करते हैं, वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या किसी भी तरीके से हम, मेरा उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, इसलिए हम बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें उसको आप इक्वल मत समझो, उसको आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से इक्वल मत समझो, ठीक है। एक कहता है सुरेश वर्सेस तमिलनाडु केस था, कोर्ट ने कहा था इसमें कि वेयर द फ्रीडम ऑफ स्पीच गेट्स इंटरवाइंड विद बिजनेस इट अंडरगोज फंडामेंटल चेंज। कहता है कि जहाँ पे बोलने की छूट को हम किससे मिक्स कर देते हैं, पैसा से, कमर्शियल इंटरेस्ट से, तो हमारा जो फंडामेंटल, जो इसका जो नेचर बदल जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट सेम तरीके से नहीं रह जाता है, सिंपल बात यही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, यहाँ देखिएगा माइक्रोब्स दैट डाइजेस्ट प्लास्टिक, ठीक है। तो बेसिकली इसमें देखेंगे हम कि प्लास्टिक्स, हम इसमें देखिए बताया क्या गया, प्लास्टिक्स क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जनरल अगर बात करी जाए तो प्लास्टिक्स डीके नहीं करते हैं, सड़ते नहीं हैं, वो टूटते हैं। प्लास्टिक्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है किस चीज़ में टूटेंगे, तो कहता है माइक्रो प्लास्टिक्स एंड नैनो प्लास्टिक्स। कैसे कैसे टूटेंगे ये, माइक्रो प्लास्टिक्स क्या है, जिसका साइज़ 5 mm से कम रहेगा उसको बोलेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स, जिसका साइज़ 1 μm से कम रहेगा उसको बोलेंगे नैनो प्लास्टिक्स, ठीक है। तो प्लास्टिक्स बेसिकली क्या करते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं, वो टूटते हैं, फ्रैगमेंट बनते हैं उनके, ठीक है। तो इसमें देखिए एक स्टडी में पता चला है, एक सामने आया है यहाँ पे कि प्लास्टिक्स में देखिए होता क्या है, बेसिकली खुद भी तो वो गंदगी फैलाते ही है, वो ना, जैसे कि उनके प्लास्टिक्स की क्षमता क्या होती है, वो डेकेड्स तक, सेंचुरीज तक वो उसी अवस्था में रहते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है,
उन प्लास्टिक्स पे कुछ केमिकल लगे हुए हैं, अगर वो भी सेम अवस्था में रहेंगे प्लास्टिक्स पे, ठीक है। और उससे दिक्कत क्या होती है, सर्टेन जो बैक्टीरिया हैं, कुछ जीवाणु हैं, वो ना प्लास्टिक्स ऐसा एक माहौल बनाते हैं जहाँ पे कि बैक्टीरिया अच्छे से फल फूल सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट बताया गया। फर्स्ट कहता है अगर बैक्टीरिया प्लास्टिक्स पे आ रहे हैं वो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है, तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि प्लास्टिक्स जो डीके नहीं करते हैं वो टूटते हैं, बट सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे मिले हैं जो कि प्लास्टिक्स पे आते हैं ना, तो उनको डीके करना स्टार्ट करते हैं, मतलब उनको कंज्यूम करना, खाना शुरू करते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको पचा जाते हैं प्लास्टिक्स को, ठीक है। तो दिक्कत क्या, अच्छी चीज़ है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि वैसे बैक्टीरिया, वैसे माइक्रोब्स जो कि प्लास्टिक्स पे काम करते हैं, उसको जो खाते हैं पचाते हैं, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या डालते हैं कि वो धीरे धीरे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। AMR कहते हैं जिसको। इसका देखिए मतलब क्या होता है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा, ये AMR क्या है, ये एबिलिटी है, क्षमता। किसकी क्षमता, माइक्रोब्स की, ठीक है। जो जीवाणु होते हैं उनकी क्षमता क्या चीज़ की, तो टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स डिज़ाइन टू किल देम, कहता है कोई दवा बनी है अगर, जो किसके लिए बनी है, माइक्रोब्स को मारने के लिए, बट जब उसका छिड़काव करते हैं माइक्रोब्स पे हम, या डालते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो माइक्रोब्स नहीं मरते हैं, वो उस चीज़ को उल्टा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे दिक्कत क्या है, सिंपल सी दिक्कत है, अगर ह्यूमन्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई बीमारी हो गई, हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसका असर ही नहीं होगा बॉडी पे हमारे, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो प्लास्टिक से पाए जाते हैं, कह रहा है वो अच्छे भी हैं बुरे भी। अच्छे क्यों हैं, तो वो डीके करना स्टार्ट कर दे प्लास्टिक्स को। बुरे क्यों हैं, वो AMR को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बढ़ाते हैं। देखो कुछ देखिए टर्म्स दिए गए। एक कहता है पेट एज। पेट एज क्या है, नाम है एंजाइम का। पेट एज क्या है, एंजाइम है। किसका एंजाइम है, कौन जोड़ता है, यहाँ देखो, इडियोनेला स्कैनेसिस, इडियोनेला स्कैनेसिस, ठीक है। यहाँ देखिएगा दिया हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली बैक्टीरिया है जो कि एंजाइम छोड़ता है पेट एज, ठीक है, जिससे प्लास्टिक्स जो होता है वो टूटना स्टार्ट होता है, डीके करना स्टार्ट करता है। अब देखो यहाँ आते हैं थोड़ा सा हम, ये देखिए नाम दिया गया है मूड़ी गंगा एस्चुरी। ये क्या है, नाम है मूड़ी गंगा एस्चुरी। क्या एस्चुरी है, कहाँ बनती है ये, तो जब हुगली नदी जो है वो कहाँ गिरती है, हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो गिरने से पहले ना वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में, धाराओं में बट जाती है, ठीक है। तो कहता है तो ये एस्चुरी वहीं बनी हुई है उस जगह पे जहाँ पे हुगली नदी क्या करती है, डिफरेंट स्ट्रीम्स में, रिवर्स में टूट जाती है, बट जाती है, ठीक है। कहता है वन सच डिस्ट्रीब्यूटरी इज मूड़ी गंगा रिवर। जब हुगली नदी मतलब बटती है ना, बाइफरकेट करती है, तो एक नदी बनती है मूड़ी गंगा नदी, उसी के नाम से है मूड़ी गंगा एस्चुरी। अब देखो करता क्या है एस्चुरी, सेपरेट सागर आइलैंड, जो गंगा सागर है, जो आइलैंड है, उसको हटाता है, अलग करता है वेस्ट बंगाल के मेन लैंड से। जो पश्चिम बंगाल का जो मेन क्षेत्र है, मेन जो ज़मीनी इलाका है, उसको अलग किससे करता है, सागर आइलैंड से। कौन करता है, मूड़ी गंगा एस्चुरी, ठीक है। साउथ ऑफ 24 परगनाज, साउथ ऑफ 24 परगनाज, ठीक है। अब देखो एक और नाम दिया गया है मेटा जेनोमिक सीक्वेंसिंग। आपको ध्यान नहीं होगा शायद, हमने इसको पहले भी देख रखा है कि बेसिकली क्या है। इसमें क्या करते हैं हम कि लैब्स में ग्रो नहीं करते हैं कोई चीज़ को, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से इसको उठाएंगे हम, ठीक है। जैसे मिट्टी का सैंपल है, पानी का सैंपल है, उसको लेंगे, वहाँ से जो माइक्रोब्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मेटाजेनोमिक्स। एक देखिए नाम दिया गया है HPB। ये क्या है, ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये नाम है, ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब देखिए दूसरा कहता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्काइलानोट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्काइलानोट्स। ये क्या है बेसिकली, इसको शॉर्ट में कहते हैं PHAs। ये टाइप ऑफ बायोपॉलीमर या बायोप्लास्टिक है, ये इसको स्टार मार्क करिए। हमने डिस्कस कर रखा है व्हाट आर बायोप्लास्टिक्स, आप इसको प्लीज़ देखोगे, लेक्चर नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, आप इसको सर्च करोगे कि आर बायोप्लास्टिक्स कम्प्लीटली डिग्रेडेबल, आप देखोगे इसको, ठीक है। तो PHAs क्या है, बेसिकली बायोपॉलीमर्स हैं, बायोप्लास्टिक्स हैं, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको स्टार मार्क करिए। जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्काइलानोट्स हैं ये क्या है, बेसिकली बायोपॉलीमर है। इसको कौन बनाता है, माइक्रोब्स बनाते हैं, ठीक है। PDEs क्या है, प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम्स, शॉर्ट में दिया गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा आज का है केरला में अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ। केरला में अमेंड कहता है, तो लॉ कौन सा है, WPA 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 72 का, ठीक है। तो हमको देखना इसमें क्या है कि हमारा जो कह सकते हैं कि फोकस कहाँ रहना चाहिए। तो क्या कोई राज्य की सरकार, कोई राज्य किसी केंद्र के लॉ को अमेंड कर सकता है क्या, किसी सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है क्या, ठीक है।
तो जनरल केस में तो नहीं कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। बट एक आर्टिकल देखिए दिया गया है 254 क्लॉज 2, 254 क्लॉज 2, यहाँ देखिएगा। इसमें कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कि कहाँ आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हम जानते हैं, उस पर केंद्र भी कर सकती है, लॉ बना सकती है, स्टेट भी कर सकती है। तो वैसा कोई सब्जेक्ट कहता है, पहला क्या कंडीशन उसका है कि वैसा मुद्दा हो जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है। और दूसरा कहता है कि अगर स्टेट ने क्या किया है, उस पर कुछ लॉ बनाया है या सेंट्रल लॉ को अमेंड भी किया है, अगर वो प्रेसिडेंट का असेंट ले लेता है, अगर जो राष्ट्रपति हमारे हैं उसको ओके कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य में क्या होगा, वो लॉ उसी रूप में माना जाएगा जिस रूप में स्टेट ने उसको अमेंड किया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे देखा हमने कि स्टेट जो है, ठीक है, वो सर्टेन केसेस में अगर सब्जेक्ट किस चीज़ का है, कंकरेंट लिस्ट का है, अगर प्रेसिडेंट जो है उसको ओके कर देते हैं, असेंट दे देते हैं, तो स्टेट भी क्या कर सकता है, सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकता है। यहाँ देखो वही कहता है, पहला कहता है कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, दूसरा कहता है कि अगर हम कुछ वैसा अमेंडमेंट करते हैं सेंट्रल लॉ में, तो राष्ट्रपति से हमको क्या करना पड़ेगा, असेंट लेना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 254 क्लॉज 2, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या गलत है क्या सही है। ये क्वेश्चन मेंस के रिगार्डिंग है, आप इसको ट्राई करो समझने का, सॉल्व करने का। कल हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसको डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।